जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषयी बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को, प्रियजनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण ध्यान दें, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही प्यारा होगा और विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो हमारे विद्यार्थीगण यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल या हम कहें टेट, सुपर टेट, सीटेट की तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थीगण यानी विद्वान साथियों और विषयी बहनों से मेरा यह अनुरोध होगा, ये टॉपिक जरूर पढ़कर जाएं। और एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं विद्यार्थीगण, इतना याद रखना। यदि आप बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, एक सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए, एक भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए, ताकि आपके साथ कहीं किसी भी प्रकार के पाठ्य सामग्री और वो भी खासकर हिंदी में, हम कहें व्याकरण में, कोई भी परेशानी आपको ना हो। प्यारे साथियों, यदि आप हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु कंसेप्ट वाइज सीखना चाहते हो तो जितेंद्र सर के साथ जुड़ो, तहलका मचाओगे, ये मेरी गारंटी है। कही हुई बात नहीं है, आजमाई हुई बात है, आप देख पा रहे होंगे। तो याद रखिएगा, आज की जो हमारी टॉपिक होंगे, जिस बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे, वो होने वाला क्या होगा मित्रों, याद रखिएगा, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। बहुत पूछा जाता है, विद्यार्थीगण कंफ्यूज रहते हैं और ये भाषा विज्ञान का ही टॉपिक है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, पर आप पढ़ो, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। याद रखिएगा, लिपि के विकास का क्रम क्या है, अपभ्रंश के विकास का क्रम है, कौन सी लिपि सबसे पुरानी है, लिपि कब निकल कर आई, अपभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषाएं एवं बोलियां होती हैं, कैसे कैसे क्या हुआ, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जो विद्यार्थीगण न समझ पा रहे हो वो जाकर यूट्यूब पर, याद रखिएगा, जितेंद्र क्लास से डालेंगे, वहाँ सारी चीज़ें उपस्थित हो जाएंगी। याद रखना मित्रों, हम अपनी वाणी को यहीं इस बिंदु को यहीं विराम देता हूँ। उस बिंदु पर आपसे वार्तालाप करने वाले हम सभी लोग मिलजुल कर जो बिंदु आज हम चर्चा का विषय लेकर बनाने वाले हैं और लेकर आए हैं दोस्तों, तो आपका भाई, आपका दोस्त इस सायंकाल की बेला पर मुखातिब होने आ चुका है। तो आप भी जुड़ जाइए, पूरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। वैकेंसी आने वाली है, आप जान रहे हो, सामने है। तो आइए, जो मित्र हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम नहीं चाहते कि हम हमारे परिवार में ही एक दूसरे भाई बहन को या दूसरे ही विद्यार्थीगण को उसका खामियाजा कहीं भुगतना पड़े। परिवार में एक व्यक्ति को तकलीफ होती है प्यारे साथियों, सभी व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, घर परिवार के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। तो याद रखना, कहीं आप परेशान हो जाओगे तो उससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे होगा, यदि हम परेशान होंगे तो मुझसे ज़्यादा कहीं दुख आपको होगा। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा विद्यार्थीगण, वो क्या होगा जरा देखो। जी हाँ, हिंदी की उपभाषाएं। जी हाँ, क्या हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। जी हाँ, एवं क्या दोस्तों, बोलियां। बहुत प्यारा टॉपिक है दोस्तों, मजा आएगा यदि आप बहुत स्तंभित और जड़वत होकर यदि पढ़ोगे, तो बहुत स्तंभित और जड़वत होकर पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। आज आपको पता चलेगा, और ज़्यादातर ये प्रश्न टेट, सुपर टेट के हमारे जो विद्यार्थीगण होते हैं, विषय बहनें, वहाँ भी पूछ ली जाती हैं और पूछ लिए जाते हैं बहुत अच्छे से। वहाँ कंसेप्ट नहीं क्लियर होते तो गलत कर देते हो। याद रखना, यही हम बता दे रहे हैं। और कैसे होते हैं हमारे हिंदी में जो उपभाषाएं होती हैं, उपभाषाएं 5 होती हैं तथा बोलियां कितनी होती है, 18 होती है। कैसे कैसे प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो आइए जरा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं, किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। पहले बहुत ध्यान से सुनना, याद रखना, किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं, किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। विद्यार्थीगण, यदि हम बात करें तो जो अपभ्रंश होता है, सबसे पहला एवं प्राचीनतम अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश होता है। क्या होता है? सौरसेनी अपभ्रंश होता है। जी हाँ, क्या होता है? सौरसेनी अपभ्रंश होता है। सौरसेनी अपभ्रंश के ही अंतर्गत याद रखना कौन कौन सी उपभाषा आती है। तो याद रखना, यहाँ आती है पश्चिमी हिंदी, फिर आता है राजस्थानी हिंदी। एक चीज आपको पढ़ना है विद्यार्थीगण, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है।
याद रखना, मैंने देखा बहुत से हमारे विद्यार्थीगण बहुत से ऐसे मित्रों से सदैव बंध जाते हैं इस कदर कि उनके समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। एक चीज पढ़ो, सौर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषा आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, यही उपभाषा होती है। याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो हमारी अपभ्रंश आती हैं वो क्या होता है? मागधी अपभ्रंश होता है। जी हाँ, मागधी अपभ्रंश होता है। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत याद रखिएगा कौन सी हिंदी आती है या कौन सी उपभाषा आती है। तो याद रखना, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। जी हाँ, क्या आती है? बिहारी हिंदी, ये उपभाषा हो गई। अब आता है दोस्तों क्या? अर्धमागधी अपभ्रंश। जी हाँ, क्या? अर्धमागधी अपभ्रंश। और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा यानी आती है, कौन सी हिंदी आती है? तो याद रखना विद्यार्थीगण, क्या? पूर्वी हिंदी। क्या आती है विद्यार्थीगण? पूर्वी हिंदी आती है। यदि हम बात करें इसके बाद, याद रखना खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है? तो याद रखना यानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। जी हाँ विद्यार्थीगण, जरा देखें, हम बात करें कि यदि हमारे अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना, तो अपभ्रंश तो 5 प्रकार के होते हैं। एक है सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, एक है खस, एक है ब्राचर, जिसके अंतर्गत उपभाषा नहीं आती। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं सब बता रहा हूं। जी हाँ, चल याद रखना, हम यदि बात करें तो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा ये सौरसेनी अपभ्रंश है। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी हिंदी आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में कौन सी हिंदी आती है? बिहारी। और हम कहें अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। लेकिन हम कहें दोस्तों खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है? पहाड़ी हिंदी। जी हाँ, अब यहाँ से बता दें प्रश्न कैसे बनता है। सभी विद्यार्थीगण ध्यान से देखें, आपसे पूछा जाएगा, ऐसे दे देगा, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ऐसे दे देगा, कोई नहीं। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी हिंदी पश्चिमी, यानी कौन सी हिंदी इसमें याद रखना सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। कौन सी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो आप जवाब दोगे राजस्थानी। बहुत ध्यान से सुनना, या प्रश्न ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी उपभाषा ऐसी है जो याद रखना वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो भी जवाब दोगे राजस्थानी। इतना सा आप समझ गए होंगे। प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो विद्यार्थीगण, मैं एक प्रश्न बता रहा हूं और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपको सदैव ध्यान में रखना है। प्रश्न यदि आ जाए कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कुल कितनी उपभाषाएं आती हैं, तो एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी, कितने हो गए विद्यार्थीगण? बहुत ध्यान सुनना, हर पुस्तक साइलेंट होगी, आपका भाई आपका दोस्त वही प्रश्न लेकर आता है जो हर पाठ्य सामग्री साइलेंट होती है। हर कोई नहीं बता पाता विद्यार्थीगण, प्रश्न यही आते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं। कितनी उपभाषाएं आती हैं मित्रों? 2, एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? 1, सिर्फ बिहारी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? 1, सिर्फ पूर्वी हिंदी। खस अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? 1, सिर्फ पहाड़ी हिंदी। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध होगा, इन सभी को जोड़ो, 2, 1 3, 1 4, 1 5। ये 5 क्या हुई? ये 5 क्या हुई? उपभाषाएं हुई। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। जी हाँ, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो कि ये क्या हो गए? 5 उपभाषाएं हो गई। आते एग्जाम में उपभाषाएं कितनी होती हैं? 5। अपभ्रंश के प्रकार कितने होते हैं विद्यार्थीगण? एक 4 हो गए। एक होता है ब्राचर अपभ्रंश। याद रखिएगा 5 अपभ्रंश भी होते हैं, पर हम यहाँ पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। क्या? यहाँ जरा देखो, एक होता है ब्राचर, ब्राचर अपभ्रंश, और यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ब्राचर जो अपभ्रंश होता है विद्यार्थीगण, जरा पॉइंट करके हम लिख दे रहे हैं, ब्राचर अपभ्रंश के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कोई उपभाषा नहीं आती है। जी हाँ, इसके अंतर्गत
कोई उपभाषा यानी उपभाषाएं नहीं आती। विद्यार्थीगण, इसके अंतर्गत कोई उपभाषा यानी उपभाषाएं नहीं आती। किस अपभ्रंश के अंतर्गत? ब्राचर अपभ्रंश के अंतर्गत। याद रखना, अपभ्रंश के प्रकार तो 5 हुआ करते हैं, पर याद रखना यदि हम बात करें उपभाषाएं कितनी होती हैं 5 और बोलियां कितनी होती हैं 18। अभी वो भी सामने आ रहा है। चलो आगे चलते हैं हम विद्यार्थीगण, चलते हैं आगे। कैसे पढ़ना आपको? जी हाँ, चलो अब जरा देखो, हम बात करेंगे यहाँ क्या बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों पर आपसी वार्तालाप करेंगे विद्यार्थीगण। परेशान होने की बात नहीं है। आप जितेंद्र सर के साथ जुड़ो। हिंदी व्याकरण को आप अंगुली पे नचाओगे, मेरी गारंटी है। आपकी हेडेक नहीं है, वो मेरी हेडेक है, याद रखिएगा। चलिए आज जाइए, हम देखते हैं। तो आप यही देखिए विद्यार्थीगण, सौरसेनी जो अपभ्रंश था, इसके अंतर्गत क्या आता था? पश्चिमी हिंदी आती थी, और एक क्या आती थी? राजस्थानी हिंदी आती थी। यही 2 ही आता था विद्यार्थीगण, आप समझ चुके होंगे। तो हम ये पॉइंट करके लिख रहे हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जी हाँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली क्या विद्यार्थीगण? बोलियां। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां होती हैं? याद रखना, जो पहली होती है दोस्तों, वो क्या होती है? खड़ी बोली। जी हाँ, खड़ी बोली। और खड़ी बोली का जो दूसरा नाम होता है उसे ही क्या कहा जाता है? कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होता है? कौरवी होता है। और याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। हाँ, वर्तमान हिंदी का यदि प्रचलित रूप पूछा जाए तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप ही खड़ी बोली यानी कौरवी होता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं वर्तमान हिंदी का प्रचलित वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप ही क्या होता है? खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? कौरवी होता विद्यार्थीगण। जी हाँ, दूसरे नंबर पर क्या आते हैं? याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर क्या आता है? ब्रजभाषा। जी हाँ, क्या आता है? ब्रजभाषा। और याद रखना, ब्रजभाषा के जो लेखक हैं, हम कहीं राइटर हैं, तो उनको माना जाता है किसको? याद रखना विद्यार्थीगण, सूरदास को। जरा देखो, ब्रजभाषा। फिर तीसरे पर आता है क्या? बुंदेली। क्या आता है? बुंदेली। फिर क्या आता है विद्यार्थीगण? कन्नौजी। क्या विद्यार्थीगण? जरा देखो, मैंने क्या लिखा? खड़ी बोली, मैंने लिखा ब्रजभाषा, मैंने लिखा बुंदेली, मैंने लिखा क्या? कन्नौजी। और याद रखना, एक होता है क्या? बांगरू। और बांगरू का दूसरा नाम क्या होता है? हरियाणवी होता है विद्यार्थीगण। जरा ध्यान दो, क्या होता है? हरियाणवी होता है। अब जरा याद रखो, हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें। पॉइंट वाइज हम यहाँ लिख रहे हैं क्या? आपको एक चीज याद रखना है, एग्जाम का तौर तरीका बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, प्रश्न भी उसी प्रकार बदल रहा है। पुरानी स्थिति और परिस्थितियों को देखकर वही चीजें नहीं पढ़ना है, याद रखना। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 1, 2, 3, 4 और क्या? 5। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की कुल संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? तो कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है विद्यार्थीगण। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। जी हाँ, चलो हम बात करेंगे विद्यार्थीगण क्या आगे की। चलो अब बात करेंगे हम, जी हाँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। जरा देखो,
जी हाँ। या देखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो पॉइंट करके आपको ये लिखना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो इसके ऊपर हो गया। अब क्या, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। जी हाँ, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां विद्यार्थीगण। अब जरा देखो, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। पहले आती है विद्यार्थीगण, नंबर 1 पे याद रखना क्या होती है, जयपुरी। जयपुरी। अब यहाँ क्षेत्र पूछता है कि जयपुरी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस दिशा में बोली जाती है। जयपुरी। दूसरे नंबर पर आता है क्या दोस्तों, मारवाड़ी। क्या, जी हाँ, दूसरे नंबर पे क्या आता है, मारवाड़ी। मारवाड़ी को ही क्या, ढूढ़ारी कहा जाता है। विद्यार्थीगण याद रखना क्या कहा जाता है, ढूढ़ारी। जी हाँ, आपसे पूछा जाता है कि ढूढ़ारी बोली कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान के किस दिशा में बोली जाती है, वो भी आपका भाई बताएगा। तो जरा देखो, इसका दूसरा नाम ये होता है। अब हम बात करें, जो तीसरा होता है मेवाड़ी आता है। क्या आता है विद्यार्थीगण, मेवाड़ी आता है। फिर जो चौथा होता है वो क्या होता है विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें। एक होता है मालवी, एवं क्या होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, मेवाती। जरा देखो क्या होता है प्यारे साथियों, मेवाती होता है। मैंने लिखा जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और क्या, मालवी। जी हाँ, बहुत ध्यान से देख लेना, नहीं तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा विद्यार्थीगण। जी हाँ, है ना। जरा देखो, अब आपको एक प्रश्न जरूर ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। मालवी और मेवाती ये दोनों अलग अलग हैं। मालवी और मेवाती ये दोनों अलग अलग हैं, इनका डायरेक्शन एक है, इसलिए मैंने आबली करके लिखा है। पर मारवाड़ी और ढूढ़ारी दोनों एक हैं, इनका डायरेक्शन भी एक है। मारवाड़ी, ढूढ़ारी ये दोनों एक ही हैं, इनका डायरेक्शन समान है। मालवी, मेवाती अलग अलग क्या है, बोली है, इनका डायरेक्शन एक है। बात ध्यान सुनना। अब आपको हम ये बता दें विद्यार्थीगण, आपसे पूछा जाए पहले पॉइंट वाइज, पहले जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाए विद्यार्थीगण कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की कुल संख्या, तो इसके अंतर्गत आने वाली बोलियों की जो कुल संख्या होती है, कुल संख्या कितनी होती है, एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार ये हो गया, एक क्या हो गया, पांच हो गया। विद्यार्थीगण कितने हो गए, पांच हो गए। अब बात मैं बता रहा हूँ, जयपुरी किस दिशा में, मारवाड़ी और मेवाड़ी, मालवी, मेवाती किस दिशा में बोले जाते हैं। विद्यार्थीगण एक चीज याद रखना, मैं यहाँ डायरेक्शन बता रहा हूँ। पहले नंबर पर क्या आता है, कौन सी दिशा आती है, पूर्व। और दूसरे नंबर पर याद रखना, इधर हम लिख रहे हैं क्या, पश्चिम। पश्चिम। और याद रखना नीचे होता है यहाँ दक्षिण। और याद रखना ऊपर क्या होता है, उत्तर। जी हाँ, कैसे इसको समझना है, पहले नंबर पर ये हुआ क्या, पूर्व। दूसरे नंबर पर पश्चिम, तीसरे नंबर पर उत्तर, चौथे नंबर पर क्या, दक्षिण। कैसे आपको समझना है। अच्छा देखो, सूर्य निकलता कहाँ है, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा हमारा पहला माना जाता है, पूर्व दिशा हमारा पहली दिशा माना जाता है, पहला दिशा माना जाता है। और यहाँ पहले नंबर पर क्या है, जयपुरी। तो जयपुरी कहाँ बोला जाता है, जयपुरी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है विद्यार्थीगण। जरा ध्यान से सुनो। फिर हम कहे मारवाड़ी, सूर्य निकलता है पूर्व में, पर अस्त कहाँ होता है, डूबता कहाँ, पश्चिम में। तो दूसरा नंबर क्या होता है, पश्चिम। दूसरा दिशा क्या होता है, पश्चिम। तो मारवाड़ी यानी ढूढ़ारी कहाँ बोला जाता है या कहाँ बोली जाती है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में क्या बोली जाती है विद्यार्थीगण, मारवाड़ी और ढूढ़ारी।
देखो मेवाड़ी और देखो मालवी और मेवाती। सबसे नीचे मालवी और मेवाती है, तो सबसे नीचे दिशा यहाँ क्या है? दक्षिण। तो जरा इससे गेस लगाओ, जो मालवी और मेवाती होता है कहाँ बोला जाता है? दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में बोला जाता है। और मेवाड़ी बचा क्या यहाँ? उत्तर। यहाँ लिख दो, मेवाड़ी जो है उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। विद्यार्थीगण एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। जी हाँ, चलो आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, हम हालांकि इसकी डिफिनेशन तो नहीं बताए, उपभाषाएं और बोलियां क्या होती हैं, यानी बोली कोई हमारे मित्र बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। यदि वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा बोली और उपभाषा में अंतर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा विद्यार्थीगण। चलो अब हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, जरा देखो कौन से अपभ्रंश की? खस अपभ्रंश। और इसके पूर्व है क्या? हमारा अर्धमागधी। इसके बाद हमारा आया क्या? मागधी अपभ्रंश। जी हाँ, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली कौन सी उपभाषा थी, यानी कौन सी हिंदी? मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। जी हाँ, पॉइंट कर कर आपको लिखना है ये कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो याद रखना, इसके अंतर्गत आने वाली जो बोलियां होती हैं विद्यार्थीगण, जरा ध्यान देना, क्या होता है? मगही, मैथिली, और क्या होता है? भोजपुरी। क्या होता है? मगही, मैथिली, और क्या होता है? भोजपुरी। हाँ, जी हाँ, जरा देखो इसकी संख्या कितनी होती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां होती हैं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। गलत मत करिएगा। अब हम यहाँ दे रहे हैं क्या? ये हो गया मागधी। इसके बाद क्या होता है? जरा विद्यार्थीगण जरा ध्यान दे, अर्धमागधी आता है। अर्धमागधी अपभ्रंश। जी हाँ, इसके अंतर्गत आने वाली उपभाषा यानी कौन सी आती है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं पूर्वी हिंदी। विद्यार्थीगण जरा देखो, पूर्वी हिंदी। जी हाँ, तो हम ये लिखेंगे अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली। जी हाँ, पॉइंट करके ये लिख रहे हैं। जरा देखो, जी हाँ, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विद्यार्थीगण आने वाली बोलियां। जी हाँ, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां होती हैं विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें, वो कौन कौन सी बोलियां होती हैं? याद रखना, जो पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी आती है, और अवधी में क्या लिखा गया है? रामचरितमानस दोस्तों, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। याद रखना, वो भी इसी में आता है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं अवधी, एक होता है बघेली, और एक होती है क्या? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये होते हैं। हम बात करें कि यहाँ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियां कितनी होती हैं? तो यहाँ 3 यहाँ कितने हो गए? 6। जी हाँ, और हमारे जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी कितनी बोलियां आती थी? 5 तो 5 वहाँ 10 हुए, 3 6 हुए, 10 6 16 हुए विद्यार्थीगण। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। जी हाँ विद्यार्थीगण, चलो जरा देखो, अब हम बात करेंगे आगे। खस अपभ्रंश। विद्यार्थीगण क्या आता है? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश, इसके अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है? पहाड़ी हिंदी। खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है?
पहाड़ी हिंदी आती है। प्यारे साथियों, हम ऐसे लिखेंगे क्या पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। जी हाँ, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं याद रखना। एक आती है गढ़वाली, एक आता है कुमाऊं या कुमाऊनी लिखा भी जाता है। कुमाऊं को चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, कुमाऊनी। इस दोनों बिंदु का मतलब एक है। तो यहाँ हम कहें पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियां कितनी होती हैं विद्यार्थीगण? 2। अब जरा देखो, हम कहें कि हमारे जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां थी 5, फिर हम कहें राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 5, फिर हम कहें बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3, फिर यदि हम कहें दोस्तों याद रखना पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3, फिर हम कहें बिहार यहाँ पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियां 2। अब जोड़ो, 5 5 10 3 13 और 13 3 16 और 2 कितने हो गए? 18 हो गए दोस्तों। तो पॉइंट करके लिखना, हिंदी भाषा में जो कुल उपभाषाएं होती हैं, जी हाँ याद रखना, उपभाषाएं, जो कुल उपभाषाएं होती हैं वो 5 होती हैं, पर जो बोलियां होती हैं कुल कितनी होती हैं? 18 होती हैं। गलत मत करना। जी हाँ, तो विद्यार्थीगण यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो हमारे विद्यार्थीगण ना किए हों। ऐसे ही विषय वस्तु के हर एक बिंदु आप तक पहुंचते रहेंगे और कंसेप्ट वाइज आप पढ़ोगे, इधर उधर नहीं पढ़ोगे। याद रखना, भटकना नहीं पड़ेगा। तो आज तक की कक्षा हमारी यहीं तक थी विद्यार्थीगण। तब तक के लिए आप भी आराम करिए, आपका भाई भी सदैव चले। बहुत से सारे कामकाज होते हैं विद्यार्थीगण। याद रखना, अध्ययन और अध्यापन चल रहा है, आप लोगों की कृपा होगी, सब कुछ अच्छा होगा विद्यार्थीगण। तो आपका भाई, आपका दोस्त यही अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।